रात करीब 11 बज रहे थे। एक व्यक्ति साइकिल से नदी का जो पुल होता है उसे पार कर उस पार जाता है और जैसे ही उस पार जाता है तो उसे शौच लगती है। अब वो शौच करने के लिए साइकिल खड़ा करता है और नदी के उस पार पेड़ के पास झाड़ी रहती है। जैसे ही वह झाड़ियों के पास जाता है, अंधेरा इतना रहता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से वह टकराता है और टकरा कर नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। अब वह अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और जब उसकी टार्च चलाता है तो सामने देखता है कि जिस चीज़ से वह टकराया था वह कोई पेड़ पौधा नहीं था बल्कि एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। और जब उस लाश को वह देखता है तो वह बेहद ही डर जाता है। अब रात काफ़ी थी, आने जाने वाले बहुत कम लोग थे, रास्ता सुनसान था और उसके बाद उस जो लाश थी उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। अब वो व्यक्ति परेशान होता है और किसी तरह से आसपास देखता है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो डर जाता है कि कहीं इसका इल्जाम उसके ऊपर ना आ जाए और वह भागता हुआ कुछ दूर पर जाता है। कुछ दूर पर एक व्यक्ति दिखाई देता है तो उससे वह बात बताता है। अब वह व्यक्ति फिर से पुलिस को फ़ोन करता है। फिर पुलिस को फ़ोन कर अब वह व्यक्ति वहाँ पहुँचता है उसके बताए हुए जगह पर। तब तक पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस उसकी बॉडी को लेकर थाने जाती है। थाने जाने के बाद अब पुलिस वालों को आसपास लोगों के पास भेजती है उसकी शिनाख्त के लिए। आसपास के गांव से लोग बुलाए जाते हैं। जब उसकी शिनाख्त के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है कि एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है और देखना है कि आखिर वह व्यक्ति है कौन, कहाँ का है। उसके पास कोई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस जगह पर उसका कत्ल किया गया था वहाँ पर जहर की एक शीशी वहाँ पर मिलती है और कुछ दारू की बोतलें मिलती हैं। अब पुलिस को ये तो पता चल जाता है कि मामला हत्या का है, शायद प्रेम प्रसंग का हो। अब पुलिस शिनाख्त करती है। जब शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि वह झांसी के ही इंदरगढ़ का रहने वाला केशव जाटव है। केशव जाटव की उम्र 43 साल रहती है। अब पुलिस उसके घर वालों को फ़ोन कर सूचना देती है कि केशव जाटव नामक एक व्यक्ति का यहाँ पर लाश मिली है, उसका कत्ल कर दिया गया है बेरहमी तरीके से। अब जैसे ही उसके भाई कालीचरण को पता चलता है वह भागते हुए बाइक से पहुंचता है पुलिस थाने। जाकर देखता है तो वहां पर जो सामने लाश पड़ी थी वो उसके भाई की थी। अब भाई की लाश को देखकर एक भाई चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और वह कहता है कि उसने मेरी एक भी ना सुनी और आज मेरा भाई मारा गया। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसके भाई से पूछताछ करती है तो उसका भाई एक ऐसी हकीकत बताता है जिसको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, बात शुरू होती है आज से करीब 2 साल पहले। इंदरगढ़ का रहने वाला केशव जाटव की शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की लक्ष्मी से तय होती है। जब शादी तय होती है तो उस समय बेहद ही शरीफ इंसान केशव जाटव, लोग उसकी बातें करते, उसकी तारीफ़ें करते, गांव में उसकी चर्चाएं होती कि शायद ही गांव में केशव जैसा शरीफ व्यक्ति है। जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद करीब 6 महीने तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह बेहद खुश था अपनी पत्नी के साथ। लक्ष्मी अपने पति के साथ बेहद खुश थी। दोनों एक दूसरे के रिश्ते में बेहद खुश थे। पूरा परिवार खुश था। अब एक दिन बीबी कहती है कि मुझे अपने माँ के पास जाना है। अब उधर केशव जाटव फौरन ही एक गाड़ी बुक करता है और अपनी बीवी को लेकर माँ के पास जाता है। अब जैसे ही लक्ष्मी माँ के पास पहुँचती है वह केशव से कहती है कि एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊँगी। अब यह बात सुन केशव अपने घर तो चला जाता है, लेकिन वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या था कि उसकी बीवी उसे रोकने के बजाय घर भेज देती है। तो खैर उस दिन वह सोचता है कि हो सकता है कि घर पर कोई समस्या हो, रहने की जगह ना हो या कोई बात हो, इसलिए उसकी बीवी ने भेज दिया है। अब 5 से 6 दिन बाद उसकी बीवी घर जाती है। अब ऐसे कई बार वह मायके जाती थी और अपने पति को घर भेज दिया करती थी। इसी बीच उसका एक बहनोई, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है, जिसका नाम रहता है कमलेश। कमलेश पद में बहनोई था लेकिन काफ़ी अच्छा दोस्त था। अब दोनों का आपस में आना जाना लगा रहता था, एक दूसरे के घर आते जाते थे। अब इसी बीच एक दिन लक्ष्मी घर पर ही रहती है तो कमलेश आता है। अब जब कमलेश आता है तो कमलेश घर पर देखता है कि उसका जो पति है लक्ष्मी का, वह घर पर नहीं है। अब केशव घर पर नहीं था। अब इधर वो उसकी पत्नी चाय बनाकर लाती है या बैठता है, चाय पीता है, बातचीत करता है। अब बातचीत करते करते दोनों की बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं।
अब बात वहीं तक नहीं रहती, अब बात फ़ोन तक पहुँच जाती है। दोनों फ़ोन पर बातें करते, फ़ोन पर चैट करते हैं। अब धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि वह अपने ही जो है पत्नी के घर आकर, यानी कि केशव के घर आकर, वह केशव के ना रहने पर उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब शारीरिक संबंध जब बनाने लगता है और शारीरिक संबंध का खेल जब शुरू हो जाता है, तो एक दिन लक्ष्मी का पति अपने रिश्तेदारी में जाता है, और जैसे ही रिश्तेदारी में जाता है और भाई गांव में एक शादी में गया होता है, तभी लक्ष्मी उसे, जो लड़का रहता है कमलेश, उसे फ़ोन करती है और फ़ोन कर उसे बुलाती है, और बुलाती है अपने प्रेमी को और कहती है कि देखो आज घर पर कोई नहीं है, आज तुम मुझे जी भर कर प्यार करो, जितना चाहो उतना प्यार करो। अब दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं कमरे पर, तभी बाहर दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। अब लक्ष्मी डर जाती है और जैसे ही लक्ष्मी बाहर जब दरवाजे पर जाती है गेट पर, तो वह देखती है कि उसका देवर कालीचरण आया हुआ है। अब कालीचरण को देखकर वह डर जाती है। वह पूछती है इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो कहता है बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि जीजा जी आए हुए हैं तो मिल लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगा, और सोचा कि उन्हें भी बारात में लेते चलूं। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि हाँ वो अंदर आराम कर रहे हैं कमरे में। और जब कालीचरण जाता है तो अंदर जो स्थिति देखता है अपने जीजा की, यानी कि कमलेश की, वह एक ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था कि अगर किसी के घर कोई महिला न रहे, पुरुष न रहे, सिर्फ एक महिला हो, तो शायद ही कोई रिश्तेदार वैसी स्थिति में घर में रहेगा। सिर्फ एक टॉवल उसके शरीर पर रहती है, बाकी उसके शरीर पर कुछ नहीं रहता। अब उसे देखकर वह समझ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। अब वह वहाँ से मिलता है और अपने जीजा को कहता है कि चलो बारात चलते हैं, आज बारात घुमा देते हैं, गाँव में बारात आई हुई है। लेकिन कमलेश कहता है कि नहीं, अब तुम जाओ, मैं मूड नहीं है, मैं बाद में चला जाऊँगा। और इधर लक्ष्मी इंतजार कर रही थी कि कब उसका देवर बाहर जाए और वो अपने प्रेमी के साथ इश्क लड़ाए। अब उधर कालीचरण चला जाता है। अब कालीचरण समझ जाता है कि सब कुछ इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब वो अपने भाई केशव को बताने की सोचता है, लेकिन केशव से वह डरता था। वह सोचता था कि उसकी बीवी की बात है, अगर वह उसकी बीवी को बताएगा तो शायद उसे बुरा लगे, हो ना हो एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। अब एक दिन रात में केशव सोया रहता है तो लक्ष्मी अपने प्रेमी से बात कर रही थी, लेकिन इसी बीच उसकी नींद खुल जाती है। तो वह पूछता है कि किससे बातें कर रही हो? तो वह बताती है कोई नहीं, मैं अपने भाई से बात कर रही थी, बस कुछ ज़रूरी काम था। फ़ोन रख देती है और अगले ही दिन अपने पति से बिना पूछे ही वो अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद उधर कमलेश को फ़ोन करती है और बुलाकर घूमने निकल जाती है। अब करीब कुछ दिनों तक घूमने के बाद वह घर आती है अपने माँ के घर, और माँ के घर से फिर केशव के घर, यानी कि अपने ससुराल आती है। ससुराल आती है तो इसे लगता है कि इसकी पत्नी कुछ गलत रास्ते पे जा रही है। अब केशव शक करने लगता है। अब उससे पूछता है तो पत्नी अब आए दिन उससे झगड़ा करने लगती है। अब झगड़ा इस स्तर तक बढ़ने लगता है कि उससे परेशान होकर केशव अब अपने दोस्तों के साथ बैठकर, जो शरीफ गांव का लड़का था, पत्नी से परेशान होकर अब वह नशा करने लगता है। अब वह दारू पीने लगता है और दारू की लत लग जाती है। अब वो इतना नशेड़ी हो जाता है कि आए दिन घर पर दारू पीकर आता था और सारा गुस्सा अपने पत्नी के ऊपर निकालता था, झगड़ा करता था, मारपीट करता था। अब इससे वह ऊब जाती है। ऊबने के बाद परेशान होती है तो वह अपने प्रेमी कमलेश से कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आखिर हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? कमलेश कहता है देखो, मामला रिश्तेदारी का है, शादी करना उचित नहीं है। लेकिन इधर लक्ष्मी उस दिन तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर एक दिन उसका पति आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, सुधर जाओ वरना मैं सुधार दूंगा। अब जैसे ही इतनी बात सुनती है, लक्ष्मी लड़ने लगती है, झगड़ा करने लगती है, अपने पति को धक्का दे देती है और उसे चोट भी आ जाती है। अब पति रात को संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी लक्ष्मी कभी तैयार नहीं होती। कुछ दिन बाद फिर जो उसका पति केशव रहता है, उसका मन करता है पत्नी के साथ सोने का। जब सोने जाता है तो उसकी पत्नी उसे वहाँ से हटा देती है। अब उसका पति से मन भर चुका था, अब वो पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। अब उस अपने प्रेमी कमलेश के साथ रहना चाहती थी, और कमलेश सिर्फ मज़ा लेना चाहता था। अब वो चाहता था कि जब भी वो अपने ससुराल जाए तो कोई ना कोई उसे मिले। लेकिन अब इसी बीच बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि कमलेश की प्रेमिका लक्ष्मी कमलेश पर दबाव बनाने लगती है कि वह शादी करना चाहती है। और कुछ दिन बाद दबाव में आकर कमलेश भी हाँ कर देता है कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है।
अब बात आगे बढ़ती है। अब सबसे पहले शादी करने के लिए उसके पति का मरना ज़रूरी था। अब उसका पति अभी ज़िंदा था। जब तक वो विधवा होती नहीं तो शादी होती कैसे? अब लक्ष्मी प्लान बनाती है। वह कहती है कि मेरे भाई की शादी पड़ने वाली है। उस शादी में रक्षा एक जगह पड़ती है, वहीं पर उसका ससुराल रहता है। अब वहाँ वह शादी में जाने वाला था। तो यह बताती है कि वहाँ शादी में वह ज़रूर आएगा, और जब शादी में आएगा तो वहीं पर प्लान के तहत उसका कत्ल कर देना। उसके बाद कुछ दिन बाद किसी को पता नहीं चलेगा। कत्ल ऐसा होना चाहिए किसी को पता ना चले, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हम दोनों शादी करके यहाँ से भाग जाएंगे। अब बात यहाँ तक रहती है। अब कुछ दिनों बाद वह अपने साले की शादी में रक्षा नदी के उस पार जाता है। नदी के पार जाने के बाद वहाँ पर रात भर करीब 9 बजे तक वहाँ पर वह रहता है। तभी एक व्यक्ति रवि, जो कि कमलेश के मामा का लड़का रहता है। कमलेश के मामा का लड़का बेहद ही हैंडसम और हट्टा-कट्टा लड़का। वह भी कभी कभी केशव के साथ बैठकर दारू पीता था। वह भी वहाँ पहुँचता है और केशव से बातचीत करता है। केशव पूछता है कि अरे भाई, यहाँ तुम कैसे आए हो? तो वह बताता है कि बस मैं एक दोस्त के यहाँ आया था, तो पता चला कि आपके ससुराल में शादी है, तो मैं सोचा कि आप यहाँ होंगे तो मिल लेते हैं। अब मिलने के बहाने वह अपने उन केशव को बैठाता है बाइक पर, कहता है आओ चलो कुछ पार्टी कर लेते हैं। पार्टी के बहाने वह लेकर रक्षा के पास, जो जगह है रक्षा नदी के पास, एक सुनसान जगह पुल के उस पार पेड़ के पास लेकर जाता है और कहता है कि यहीं बैठते हैं, कोई आने जाने वाला नहीं है, यहीं पीते हैं। अब वह एक बोतल दारू पिलाता है। जो व्यक्ति होता है उसका लक्ष्मी का पति, उसे केशव को दारू पिलाने के बाद अब एक जहर की बोतल निकालता है छोटी सी, और एक पैक में जहर मिला देता है और उसकी बोतल वहीं फेंक देता है। और फेंकने के बाद अब उसको दारू पिलाता है। अब वह नशे में था, उसको पता नहीं चलता है कि वह क्या पी रहा है क्या नहीं। लेकिन नशे में जब भी होता था वह अपनी पत्नी को याद कर रोता भी था और उसके दुख से परेशान भी रहता था। अब इसी बीच वह दारू पीता है और उसके मुंह से गाज आने लगती है। तभी वहाँ पर कमलेश भी आ जाता है और कमलेश आकर उसका गला दबा देता है और उसको मार डालता है। अब हत्या करने के बाद कमलेश को लगता है कहीं अब बचा ना हो। अब कमलेश उसके ऊपर वार करता है, एक के बाद एक कई बार पत्थर से वार करता है, उसके सर को कुचल डालता है और वहाँ पर उसके मोबाइल को उठाकर कहीं और फेंक देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले पाए। अब वहाँ पर मारने के बाद वो अपने प्रेमिका लक्ष्मी को फ़ोन करता है। लक्ष्मी फ़ोन रिसीव करती है, पूछती है क्या हुआ, काम हो गया? तब जाकर कमलेश बताता है कि हाँ, अब हम दोनों आज़ाद हैं, काम हो चुका है और अब वह ज़िंदा नहीं है। तभी लक्ष्मी कहती है कि एक काम करो, अगर वह ज़िंदा भी बच जाए तो वह इस हालत में ना रहे, वह मेरे साथ रह सके। एक काम करो, उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसे कुचल डालो। अब वह ईंट पत्थर से उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से कुचल डालता है और कुचलने के बाद अब वहाँ से फरार हो जाता है। अब अगले दिन पुलिस को जब उसी रात 11 बजे करीब बॉडी मिलती है तो पुलिस अगले दिन शिनाख्त कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो लड़का, उस लड़के केशव का प्राइवेट पार्ट तो क्षतिग्रस्त था ही, उसे जहर देकर मारा गया था और बाद में गला भी दबाया गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि उसकी हत्या दारू पीने से नहीं, मारपीट होने से नहीं, बल्कि मेन गला दबाने और जहर पीने से हुई थी। अब उधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और उसके भाई के कहने पर कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR रिपोर्ट खंगालती है, तो पता चलता है कि कमलेश और लक्ष्मी दोनों आपस में कई सालों से बात करते थे। करीब 1.5 साल से दोनों एक दूसरे से बात करते थे और बात करते करते दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। और जिस दिन हत्या हुई थी, यानी कि घटना वाले दिन 13 जुलाई 2024 की करीब शाम से ही दोनों एक दूसरे पर घंटों घंटों और कई बार बात किए थे। अब इधर पुलिस 14 जुलाई को, यानी कि पिछले दिनों, उसकी पत्नी लक्ष्मी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर शादी वाले घर से गिरफ्तार कर जब लाती है तो वहाँ पर लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बेचारी का पति मारा गया है और यह बेचारी पति के मरने के दुख में अभी वियोग में है और पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। लेकिन जब पुलिस सारी हकीकत बयां करती है, एक के बाद एक पर्दाफाश करती है, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस दोनों और रवि तीनों को गिरफ्तार करते हैं। कमलेश, रवि और लक्ष्मी तीनों को गिरफ्तार करते हैं। करने के बाद पुलिस वाले अब बयान दर्ज कराते हैं
और बयान के आधार पर कई केस लगाते हैं, हत्या और भी कई केस लगाकर उन्हें जेल भेज देते हैं। अब जो भी इस घटना को न्यूज़ समाचार माध्यम से सुनता, वह हैरान रहता। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने पति के बजाय किसी और से संबंध रखती थी और उससे शादी करने के लिए अपने ही पति का गला घोट दिया, अपने ही पति की हत्यारिन बन बैठी एक पत्नी। तो साथियों, घोर कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत है सावधान रहने की। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील की है। जैसा कि रोज़ाना शाम 7:30 बजे हमारी कहानी आती है, तो कहानी के लास्ट में मैं आप सभी का नाम लेता हूँ। जितने भी साथी अपना प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज शाहिल खान भाई हैं, असलम अंसारी हैं, शुभम खरवार हैं, बिपिन राजभर हैं, सतीश गुप्ता हैं। आज सतीश जी का जन्मदिन भी है, तो सतीश जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप भी बेहतर से बेहतर देश के लिए और अपने परिवार के लिए काम करते रहें। ऐसी मेरी और मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर साथियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। तो इजाज़त दीजिए, जो भी साथी नए आए हैं चैनल पर जुड़ें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।